हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिलाइटफुल एचडी पर। तो डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम कक्षा 10 की जो वर्कबुक है जो राजस्थान में बांटी गई है, राजस्थान सरकार द्वारा सरकारी विद्यालयों में, प्राइवेट में नहीं बांटी गई है, तो उन्होंने भी ये इनके जो सॉल्यूशन है वो वीडियो देखना चाहिए। तो देखो यहाँ पर हम इसके जितने भी इसमें प्रश्न दे रखे हैं उन सभी का हम यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे। और देखिए, इसके सॉल्यूशन करने से आप अपनी मैथ को बहुत अच्छा कर सकते हैं और अपने जो है एग्जाम में भी अच्छे मार्क्स आप ला सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आज हम इसमें वर्कशीट 1 का और वर्कशीट 2 का सॉल्यूशन करेंगे। तो देखिए, वर्कशीट 1 में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है कि निम्न में से कौन सी संख्या एक अभाज्य संख्या है। तो देखिए, यहाँ पर हम पहले ये समझ लेते हैं कि अभाज्य संख्या होती क्या है। तो यहाँ पर देखिए, अभाज्य संख्या दो प्रकार की संख्या होंगी। अब एक तो होगी भाज्य, एक होगी अभाज्य। तो देखिए, हम दोनों के बारे में समझ लेते हैं। तो देखिए, भाज्य संख्या का क्या मतलब होता है कि ऐसी संख्या जिसमें स्वयं का और एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या का भी भाग चला जाए वो तो भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे देखो 4 है, 4 में देखो 2 का भाग जा रहा है, 1 का भाग भी जा रहा है, 4 का भाग भी जा रहा है। जैसे 6 है, 6 में देखो 2 का भाग जा रहा है, 3 का भी जा रहा है, 6 का भी जा रहा है, 1 का भी जा रहा है। तो इस तरह की जो संख्या होंगी वो हमारी क्या कहलाएंगी, भाज्य संख्याएं कहलाएंगी। अगर हम बात करें अभाज्य संख्याओं की, तो देखो अभाज्य संख्या में ऐसी संख्याएं आएंगी जिसमें देखो एक और स्वयं के अतिरिक्त, एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता हो, वो अभाज्य संख्या कहलाती है। तो देखो यहाँ पर जैसे इसकी उदाहरण हम क्या लेंगे, जैसे 2 है, मान लो 2 है, तो देखो 2 में केवल 2 का और 1 का ही भाग जाता है, किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाएगा। तो ये हमारी एक अभाज्य संख्या होगी। इसके बाद देखो 3 है, 3 में भी देखो केवल 1 का और 3 का ही भाग जाता है, उसके अलावा किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाएगा। तो ये भी हमारी एक अभाज्य संख्या होगी। अब देखो इसमें हम सारे ऑप्शन चेक कर लेते हैं। देखो पहले यहाँ से चेक करते हैं। देखो यहाँ पर दे रखा है 15। अब देखो 15 में देखिए 3 का भी भाग चला जाएगा, 5 का भी भाग चला जाएगा और 15 का भी भाग चला जाएगा। तो देखो यहाँ पर हमने भाज्य में क्या पढ़ा, ऐसी संख्याएं जिनमें एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या का भी भाग जाए वो क्या कहलाती हैं, भाज्य संख्याएं। अर्थात 15 क्या होगी, भाज्य संख्या होगी, जबकि यहाँ पर अभाज्य पूछा गया है। इसके बाद देखिए 16 की बात करते हैं। तो देखिए 16 में 2 का भाग जाएगा, 4 का भाग जाएगा, 8 का भाग जाएगा और 16 का भाग जाएगा। तो ये भी एक क्या हो जाएगी, भाज्य संख्या हो जाएगी। इसके बाद हम 25 की बात करते हैं। तो देखिए 25 में 5 का भाग जाएगा, इसके बाद 25 का भाग जाएगा, 5 का और 25 का भाग जाएगा। तो ये भी एक हमारी भाज्य संख्या होगी। इसके बाद हम बात करते हैं 29 की। तो देखिए 29 एक ऐसी संख्या है जिसमें केवल 1 का और 29 का ही भाग जाएगा। तो ये कौन सी संख्या होगी, हमारी अभाज्य संख्या होगी। अर्थात इसमें कौन सा आंसर आ जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर है। तो पहले में आ जाएगा ऑप्शन नंबर है। इस तरह से ऑप्शन नंबर है इसमें आएगा। अब इसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन एक अपरिमेय संख्या नहीं है। तो देखिए अपरिमेय संख्या की हम बात करें तो यहाँ पर देखिए जितनी भी यहाँ पर देखिए ये जो संख्या दे रखी है इनमें देखिए सबका अगर पूर्ण वर्ग निकलता है, यानी कि ये जो संख्या दे रखी है अंडरूट में ले रखी है, इनका अगर हम मान निकालें तो यहाँ पर देखिए ये सभी इनके जो मान हैं ये दशमलव में निकलेंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए जो अंडरूट 25 है, देखिए अंडरूट 25 एक क्या है, यहाँ पर देखिए ये एक संख्या 5 का वर्ग होता है, कितना 25। तो अगर हम इस 25 का अंडरूट निकालें तो इसका अंडरूट कितना निकलेगा, 5 निकलेगा। कितना निकलेगा, 5 निकलेगा। तो यहाँ पर देखो ये जो 5 है ये एक क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। तो यहाँ पर देखो क्या पूछा है इसने, निम्न में से कौन एक अपरिमेय संख्या नहीं है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर द राइट हो जाएगा। तो इसमें आएगा ऑप्शन नंबर द। इसके बाद देखिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पर देखिए इसमें हमें पूछा है कि ये पूर्णांक संख्या है, अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास अगर हम अपरिमेय की बात करें, कौन सी संख्या, अपरिमेय संख्याओं की, देखो आपने
प्रश्नावली 1 में पढ़ा होगा, ये प्रश्नावली 1 के क्वेश्चन है। तो देखिए अपरिमेय संख्या की अगर हम बात करें तो ऐसी संख्या हैं जिन्हें हम p/q के रूप में, जहां q का मान 0 नहीं होना चाहिए, इसके रूप में नहीं लिख सकें, वो हमारी क्या कहलाती हैं, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। या इसके सीधे सीधे अगर आप उदाहरण लेना चाहो तो हमारी जितनी भी अभाज्य संख्याएं उन सभी का अगर हम अंडरूट ले लें, किसका, अभाज्य संख्याओं का, अगर हम अभाज्य संख्याओं का वर्ग अंडरूट ले लें, वर्गमूल ले लें, तो वो सभी क्या होंगी, हमारी अपरिमेय संख्याएं। तो देखो जैसे √2 है, √3 है, √5 है, ये सब जो है हमारी क्या होंगी, अभाज्य संख्याएं होंगी, सॉरी ये हमारी अपरिमेय संख्याएं होंगी। तो इस तरह से √3 और √5 क्या हो जाएंगी, अपरिमेय संख्याएं, क्या होंगी, अपरिमेय संख्याएं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ब सही हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं वास्तविक संख्या होती हैं। तो केवल परिमेय, केवल अपरिमेय, परिमेय अपरिमेय दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए हम बात करते हैं वास्तविक संख्या की, वास्तविक संख्या की। तो देखो वास्तविक संख्या में क्या होता है, परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं होती हैं, परिमेय प्लस अपरिमेय दोनों ही संख्याएं इसमें होती हैं। तो इस तरह से वास्तविक संख्या में क्या क्या आएगा, परिमेय और अपरिमेय दोनों ही इसमें आती हैं। तो ऑप्शन नंबर स अपना राइट आंसर हो जाएगा, या ऑप्शन नंबर स। इसके बाद देखिए अब बात करते हैं, यहाँ पर दे रखा है 5.2372 है पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, काल्पनिक संख्या, इनमें से कोई नहीं। तो देखो यहाँ पर हमारे पास दे रखा है 5.2372। देखो अगर हम इसको क्या कर सकते हैं, देखो इसको हम लिख सकते हैं 52372 बटे में। देखो यहाँ पर हम ये संख्या कब आएगी, जब इसमें हम कितने का भाग देंगे, देखो 1 2 3 4, 4 अंक छोड़कर दशमलव लग रहा है तो 4 जीरो हम लगाने पड़ेंगे, 1 2 3 4, यानी कि इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 का जब हम किसमें, इस संख्या में भाग देंगे तब ये संख्या हमें मिलेगी। अब देखो जब इस संख्या को हमने किस में लिख दिया, p/q में लिख दिया, तो देखो p/q में जितनी भी संख्याएं लिखी जाती हैं वो संख्याएं क्या कहलाती हैं, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो ये भी एक क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, ब, ऑप्शन नंबर ब हमारा सही हो जाएगा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है 5, 15, 20 के लसा व मसा ज्ञात कीजिए। देखो लसा और मसा ज्ञात करने हैं, तो इसके लिए देखिए हम यहाँ पर सिंपली गुणनखंड विधि से कर लेंगे। तो देखिए लसा के लिए क्या करेंगे, हम 5, 15 और 20 का एक साथ यहाँ पर जो है अलग अलग इसके अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। देखिए अगर हम 5 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो देखिए 5 में 5 का भाग एक बार जाएगा, तो इसके ये बनेंगे। इसके बाद देखिए हम निकालते हैं 15 के, देखिए 15 में 3 का भाग 5 बार जाएगा, फिर 5 का एक बार जाएगा। इसके बाद हम 20 के निकालते हैं, तो 20 में देखो 2 का भाग 10 बार जाएगा, फिर 2 का भाग 10 में 5 बार, फिर 5 का एक बार। अब देखो ये तो हमने इसके गुणनखंड कर लिए। अब बात करते हैं हम किसकी, लसा की। तो देखिए यहाँ पर लिखते हैं हम डायरेक्ट ही 5, 15, 20 का लसा। इसका लसा देखिए, लसा मतलब लघुत्तम समापवर्तक। तो यहाँ पर देखिए इसमें हम कैसे लेंगे, देखिए लसा के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखते हैं इनमें जो कॉमन संख्या आ रही है, देखो यहाँ पर इसको लिख लेते हैं 5 बराबर 5 इंटू 1 इंटू 1, ऐसा लिख सकते हैं हम इसको देखिए 15 को हम क्या लिखेंगे 3 इंटू 5, इसको क्या लिखेंगे 20 को लिखेंगे हम 2 इंटू 5, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, एलसीएम के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसमें से जो कॉमन आ रही है उसको तो एक बार लिखेंगे। अब देखो इसमें कॉमन क्या आ रही है, देखो 5 5 5, ये इसमें देखो कॉमन क्या आ रहा है 5 5 5, इसको तो हम एक बार लिखेंगे। फिर देखो जो कॉमन नहीं आ रहा है उसको हम लिखेंगे, देखो यहाँ पर 3 है, ये भी कॉमन नहीं आ रहा है, देखो 2 इंटू 2, ये भी कॉमन नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए लसा में क्या करते हैं, जितने संख्याएं कॉमन आ रही है उनको तो हम एक बार लिखेंगे,
यहाँ पर देखिए एक बार लिख ली, ये 5 5 5 5 5 ये कॉमन आ रही है। इसके बाद देखो 3 बचा, 2 बचा, फिर 2 बचा। अब इनको आपस में क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। तो देखो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, यहाँ पर लिखेंगे बराबर, देखो यहाँ से लिख लेते हैं हम 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 बराबर, देखो 5 का गुणा 3 से करेंगे तो 5 3 15, और 15 का गुणा 2 से करेंगे तो 15 दूनी 30, और 30 का गुणा 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो इस तरह से 5 15 20 के लसा यानी कि एलसीएम कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। इसके बाद हम बात करें मैसे की, तो मैसे में देखिए मैसे किस तरह निकाला जाता है, केवल जो संख्या कॉमन आ रही है केवल उसी को लेते हैं। किसको लेते हैं, जब भी हम मैसे निकालेंगे तो जो संख्या कॉमन का मतलब तीनों जो गुणनखंड दे रखे हैं उसमें जो संख्या आ रही है, तो देखो तीनों में केवल 5 आ रहा है। कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, तो 5 ही इसका मैसा होगा। क्या होगा, 5 ही। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5 15 20 का मैसा। तो मैसा कितना हो जाएगा इसका, 5 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें कि इनका क्या अर्थ होता है, तो अर्थ के लिए तो देखो लैसा का मतलब ये होता है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें ये जो संख्या दे रखी है इनका भाग चला जाए। तो देखो 60 में 5 का भाग भी जाएगा, 15 का भाग भी जाएगा और 20 का भाग भी जाएगा। तो ये होता है लैसा। मैसा की अगर बात करें तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका ये जो हमारी संख्या दे रखी है इनमें भाग चला जाए। तो देखो 5 में 5 का भी चला जाएगा, 15 में 5 का भी जाएगा, 20 में 5 का भी जाएगा। तो ये बड़ी से बड़ी संख्या है जिसका इन तीनों में भाग जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। तो यहाँ पर देखो सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा। तो यहाँ पर हम पहले ये निकाल लेते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है। तो यहाँ पर देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी। यहाँ पर देखो अभाज्य की बात हो रही है तो 2 होगी। कौन सी होगी, 2 होगी, क्योंकि दो में ही किसका न तो एक के अलावा और 2 के अलावा इसमें किसी का भी भाग नहीं जाता है। तो ये हमारी सबसे छोटी अभाज्य संख्या होगी। और सबसे छोटी भाज्य संख्या की बात करें तो सबसे छोटी भाज्य संख्या तो देखो ये होगी हमारी 4। कौन सी होगी, 4। अब इन दोनों का अगर गुणनफल की बात करें तो गुणनफल मतलब दोनों को गुणा करना है। तो गुणनफल कितना आ जाएगा, 2 × 4। 2 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर होगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 को। 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। तो ये हमसे पूछा है। तो देखो 2 परिमेय संख्या, हम कोई सी भी 2 परिमेय संख्या ले लेते हैं। जैसे हमने लिया 1/6 या 2/7। तो ये हमने लिए, तो इनके बीच देखो बहुत सारी और संख्या विद्यमान होगी। देखो इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आएगा यहाँ पर आ जाएगा 5/6, 7/6 और इसके बाद आ जाएगा 10/6, या इस तरह से बहुत सी संख्या इनके बीच में आएंगी। तो इनके बीच देखो आप डाट याद रख सकते हो कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अनेक अपरिमेय संख्या यानी कि अपरिमित रूप से अनेक या अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। तो यहाँ पर अपन क्या लिख लेंगे, अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। कितनी हो सकती हैं, अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर दे रखा है 6x⁴ y व 12xy का मैसा क्या होगा। देखिए ये आपकी क्लास 8 का क्वेश्चन है, तो इसको आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर देखो क्या पूछा है इसने, पहले हम ये लिख लेते हैं। देखो यहाँ पर दे रखा है 6x⁴ y। तो देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 6 × यहाँ पर देखो 6 ले रखा है, तो 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 ऐसा लिख सकते हैं। देखो यहाँ पर 6 अचर हैं और ये चर दे रखे हैं, तो हम क्या करेंगे, अचर का अलग गुणनखंड करेंगे और चर का अलग गुणनखंड करेंगे। तो इसका गुणनखंड क्या होगा, 2 × 3। अब इसके करते हैं। तो देखो x⁴ 4 है,
इसका मतलब x का गुणा 4 बार होगा, तो x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, क्लियर, इंटू वाई, वाई एक बार है तो y का गुणा एक बार होगा। अब देखो इसके बाद दे रखा है 12xy। अब देखो हम 12 के गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो देखिए 12 के अभाज्य गुणनखंड कैसे निकलेंगे, देखिए 12 में हम सबसे पहले किसका भाग देंगे, 12 में हम सबसे पहले 2 का भाग देंगे। 2 का भाग कितनी बार जाएगा, 6 बार, फिर 2 का भाग 3 बार, फिर 3 का भाग 1 बार। तो 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3, क्लियर, इंटू देखो यहाँ पर x है, x इंटू वाई। अब देखो इन दोनों का मैसा देखने के लिए हम क्या करेंगे, इनमें देखिए जो भी कॉमन आ रही है, यानी कि जो संख्या उभयनिष्ठ आ रही है, दोनों में ही आ रही है, वही उनका गुणा कर देंगे, वही इनका क्या होगा, मैसा होगा। तो देखिए यहाँ पर मैसा हम निकालेंगे, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 6x की पावर 4 y व 12xy का मैसा, इन दोनों का मैसा बराबर। देखो अब देखते हैं, देखो यहाँ पर 2 कॉमन आ रहा है, तो इसको लिख लेते हैं हम एक बार, ठीक है, 2 लिख लिया। अब इसके बाद देखो ये 3 भी कॉमन आ रहा है, यहाँ भी है यहाँ भी है, तो इन दोनों को हम गुणा करेंगे, इनटू यहाँ पर देखो, अब देखो ये x कॉमन आ रहा है यहाँ से, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो ये एक x आ गया। इसके बाद देखो एक y यहाँ भी है, एक y यहाँ भी है, तो y भी कॉमन आएगा। अब इनको आपस में गुणा कर लेते हैं, चर का गुणा चर के साथ होगा, अचर का गुणा अचर से होगा। तो देखो 2 को 3 से गुणा करेंगे तो 6, और ये दोनों साथ में जाएंगे तो xy, अर्थात 6xy इन दोनों का क्या होगा, मैसा होगा। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, क्लियर। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, यदि p तथा q 2 अभाज्य संख्या है तो उनका मैसप क्या होगा। मैसप मतलब महत्तम समापवर्तक इनका क्या होगा। तो यहाँ पर देखो संख्याएं दे रखी हैं केवल इसने p और q। हम यहाँ पर कोई उदाहरण ले लेते हैं, जैसे मान लो हमारे पास है अभाज्य संख्या, जैसे 3 और 5 है। ये देखो 2 अभाज्य संख्या है, जैसे मान लो p की जगह पर 3 है और q की जगह पर 5 है, तो इनका मैसप क्या होगा। तो देखो अगर हम इनके गुणनखंड करें तो 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुणा 1 यही लिख सकते हैं, और 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 गुणा 1 यही लिख सकते हैं। अब देखो मैसप का मतलब जो इन दोनों में कॉमन आ रही है वह मैसप होता है। तो देखो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, केवल एक ही कॉमन आ रहा है, मतलब एक ही संख्या दोनों में आ रही है। तो अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि अभाज्य संख्याओं का मैसप केवल कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, p व q का मैसप बराबर कितना होगा, 1। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप ये याद रखना कि जितनी भी अभाज्य संख्या है उन सभी का मैसप कितना होता है, 1 होता है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 11, 216 के अभाज्य गुणनखंड लिखिए। अब इसके अभाज्य गुणनखंड हमें करने हैं, तो सिंपल सी चीज़ें हम अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो ये हमारा 216। अब देखो पीछे एक सम संख्या दे रखी है, तो हम 2 का भाग देंगे। इसके बाद देखो 2 का भाग 2 में 1 बार जाएगा, 1। इसके बाद देखो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, 0 लगाएंगे, और इधर ये 16 हो जाएगा तो 8 बार जाएगा। इसके बाद 2 का भाग देखो 1 में नहीं जाएगा तो इस 10 में 5 बार जाएगा, और इसमें देखो 8 में कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। इसके बाद फिर 2 का देंगे तो देखो ये कितनी बार जाएगा, 2 बार, फिर 1 इधर चला जाएगा तो 14 में 2 का भाग 7 बार। अब देखो 27 में कितने का जाएगा, 3 का जाएगा, तो 3 का भाग हम दे लेते हैं। तो देखो 9 3 27 होता है, फिर 9 में कितने का जाएगा, 3 का जाएगा, फिर कितना आएगा, 3, फिर 3, फिर 1। तो इस तरह से देखो अब जो इधर रिजल्ट आए इन सबको गुणा के रूप में हम लिख देंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 216 बराबर, देखो हमारा रिजल्ट क्या क्या आए थे, ये देखो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 और गुणा 3। तो ये हमारे 216 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें दे रखा है देखो 0 से 50 के बीच कितनी विषम संख्याएं होंगी। तो यहाँ पर देखिए पहले हमें ये याद होना चाहिए कि विषम संख्या क्या होती है। तो देखिए विषम संख्या की अगर हम बात करें तो देखो ऐसी संख्या है
जिनमें 2 का भाग नहीं जाता हो, या ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतया विभाजित नहीं हो, यानी कि जिसमें 2 का पूरी बार भाग नहीं जाए। तो देखो जैसे 1 है, 1 में भाग नहीं जाएगा, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, तो ये संख्याएं क्या कहलाती हैं? विषम संख्याएं कहलाती हैं। तो यहाँ पर देखो हमसे पूछा गया है 0 से 50 के बीच कितनी विषम संख्याएं हैं। तो हम देखिए लिख कर देख लेते हैं एक बार और निकालते हैं। देखो यहाँ पर 0 से लेनी है, तो 0 के बाद 1 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11, फिर कितना आएगा 13, फिर 15, इसके बाद 17, फिर 19, फिर 21, फिर 23, फिर 25, 25 के बाद 27, फिर 29, फिर आएगा 31, इसके बाद आएगा 33, इसके बाद आएगा 35, और इसके बाद कितना आएगा 37, इसके बाद आएगा 39, इसके बाद आएगा 41, फिर आएगा इसके बाद आएगा 43, इसके बाद 45, फिर आएगा 47, फिर आएगा 49। तो अब देखते हैं कितनी हुई। देखो कहीं पर छूट तो नहीं गई। यहाँ पर गिन लेते हैं हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और 25। तो 0 से 50 के बीच कितनी विषम संख्या होंगी? 25 विषम संख्याएं होंगी। कितनी होंगी? 25 विषम संख्याएं होंगी। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा, वे संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार अशांत एवं अनावृत्ति होता है कहलाती हैं। तो यहाँ पर देखो ये आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा और क्लास 10th में भी है। यहाँ पर देखो बोला गया है कि अशांत या अनावर्ती। पहले हम बात कर लेते हैं अशांत या अनावर्ती का क्या मतलब होता है, या अनावृत्ति। तो देखो ऐसी संख्या या ऐसी जो बटे में हम किसी भी संख्या को लिखते हैं, तो जब देखो भाग, अगर हम देखो ऐसे भाग देते हैं, तो देखो अगर 1 में 3 का हम भाग देंगे तो कितना आएगा 0.3333। इस तरह से एक ही संख्या रिपीट होगी। अगर हम ऐसी कोई संख्या जिसमें भाग दें तो अलग अलग संख्या आएंगे। जैसे मान लो हमारे पास है, एक होता है पाई का मान, ये होता है पाई का मान। तो पाई का मान अगर हम लिखें तो एक होता है 22/7, या इसको अगर दशमलव में लिखे तो क्या आएगा 3.14 1.5 और 9 2 6 5। इस तरह से ये आगे बढ़ती हुई जाएगी। तो देखो एक तो होता है कि जो भाग है वो रुक जाए, एक होता है भाग लंबा चलता रहे। तो यहाँ पर देखो इसका जो भाग है ये लंबा चलता रहेगा, कभी रुकेगा नहीं, यानी कि इसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख पाएंगे। तो ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके वो क्या होंगी? अपरिमेय संख्या होंगी। तो ऐसा ही यहाँ पर आ जाएगा, वे संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार अशांत या अनावर्ती होता है वो क्या होती हैं? अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा अपरिमेय संख्याएं। ठीक है। इसके बाद देखिए अगला है लास्ट क्वेश्चन इसका, वर्कशीट 1 का। ऐसी संख्या लिखिए जो न तो अभाज्य है और नहीं भाज्य। तो देखो एक जो है ऐसी संख्या है जो न तो अभाज्य है और नहीं भाज्य। ये हमेशा ये रिजल्ट याद रखना कि ऐसी संख्या जो न तो अभाज्य है और नहीं भाज्य है वो संख्या कौन सी है? 1 है। तो डियर फ्रेंड्स इसमें हमने इसका सॉल्यूशन कर लिया है वर्कशीट 1 का। वर्कशीट 2 का भी हम करवाएंगे, लेकिन यहाँ पर देखो लंबा वीडियो बन जाएगा, तो उसको नेक्स्ट वीडियो में हम वर्कशीट 2 का सॉल्यूशन करवाएंगे। इस तरह हम सभी वर्कशीट का सॉल्यूशन करेंगे।